दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा ने जनादेश को स्वीकार करते हुए अब हार के कारणों की समीक्षा शुरू कर दी है। कांग्रेस से मिली शिकस्त के बाद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार है और पार्टी इस हार की समीक्षा करेगी। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी पद की इच्छा नहीं रखी, अब भी वो पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहना चाहते हैं। भाजपा का कहना है कि चुनाव परिणाम से सीख लेकर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। दतिया हार पर भाजपा का मंथन, आशुतोष तिवारी ने स्वीकारा जनादेश, हार के कारणों की होगी समीक्षा, संगठन को मजबूत करने पर बीजेपी का फोकस, जनादेश के बाद भाजपा कांग्रेस की नई रणनीति। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए। बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता की अभी तक थी, आगे भी मैं वही रखना चाहता हूँ। मुझे किसी पद की अभिलाषा नहीं है, पार्टी काम दे ये अभिलाषा जरूर है। उधर दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस खेमे में उत्साह है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने जीत को जनता के विश्वास का परिणाम बताया है। उनका कहना है कि दतिया की जनता ने बदलाव के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम बताया। कांग्रेस ने दावा किया कि दतिया का नतीजा प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संकेत है। ये तो जनता का कृपा है और अच्छी बात है। जनादेश इस बात का है, मैं आपको बताऊं, इससे संदेश जाएगा पूरे देश में कि भाजपा के अंत की शुरुआत हो रही है दतिया से। जैसे 2028 हम जीतेंगे, जो माहौल बनेगा दतिया की जीत के बाद, और 29 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है उसका प्रतिकार किया, एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। कुल मिलाकर दतिया उपचुनाव किसी के लिए दर्द देकर गया तो किसी के लिए दवा भी दे गया और किसी के अंदरूनी मर्ज को भी ठीक कर गया। चुनाव परिणाम भले ही कांग्रेस के पक्ष में गया हो, लेकिन भाजपा के लिए यह आत्ममंथन का मौका बन गया है। एक ओर कांग्रेस इस जीत को अपनी रणनीति और जनता के समर्थन का परिणाम बता रही है, तो दूसरी ओर भाजपा संगठन अब बूथ स्तर तक समीक्षा कर आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने की बात कह रहा है। ऐसे में दतिया की सियासी लड़ाई ने आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति के नए समीकरणों की चर्चा जरूर तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दतिया दर्द और दवा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयांशु जोशी। तो चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के क्या है मायने?
भाजपा की हार की क्या रही सबसे बड़ी वजह? दतिया में किसे मिला दर्द, किसे मिली दवा? क्या दतिया से बदलेगी 2028 की सियासी हवा? तो दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को स्वीकार करते हुए अब हार के कारणों की समीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस से 6016 वोटों से मिली शिकस्त के बाद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार है और पार्टी इस हार की समीक्षा करेगी। तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी भूमिका को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी पद की इच्छा नहीं रखी, अब भी वो पार्टी में एक सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहना चाहते हैं। और भाजपा का यह भी कहना है कि चुनाव परिणाम से सीख लेकर के संगठन को और मजबूत किया जाएगा। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र पैगवार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। घनश्याम जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। और सबसे पहले पवन जी, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आज कांग्रेस का दिन है, आज आपका दिन है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। दतिया उपचुनाव आपने जीता है और मैं कहूँगा कि एक नई ऑक्सीजन कांग्रेस को आज मिल गई है। इस जीत को सर आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। पवन जी। देखिए, ये जनता के विश्वास की जीत है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जो एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जनता के पक्ष पटल पर जो उकेरने का काम किया उसकी जीत है। और पीतम्बरा माई ने आशीर्वाद दिया, पीतम्बरा माई ने बता दिया कि हम चंदा चोरी करने वाली पार्टी को, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी को, किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली पार्टी को अब मौका मिलने वाला नहीं है। और ये सिंपल सी बात है कि कोई प्रदेश की बात नहीं, आप देश के सिनेरियो में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है, उसके जो अंत है, अब उसका अंत होने की शुरुआत हो गई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी देखा आपने, नवीन नितिन, जहां इनके मंत्री दंभ भरते थे कि कुत्ते बिल्ली भी खड़े होंगे तो जीत जाएंगे, वहां भी आपने देखा किस तरह मुक्की खानी पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अहम था, भारतीय जनता पार्टी का जो ईगो था, और अभी भी ईगो लिख के रख लीजिए, खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी इनके संगठन के लोग बोल रहे हैं कि हम इस हार से सीखने का प्रयास करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। ये सरकार में है, संगठन को मजबूत करने के बजाय इनको जनता को रिलैक्स चाहिए। जनता के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं उस जुल्म को कम करना चाहिए। महंगाई से, बेरोजगारी से, आदमी को, छात्रों को नौकरी से, किसानों को खाद से, इन सब से निजात देने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी भी बोल रहे हैं हम संगठन को ही मजबूत करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फलसफा ही मैं, मेरा पार्टी, मेरा संगठन, इसके अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। तो अभी जो अति हो चुकी थी उसका अंत है। और जो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे, वो उस चीज की शुरुआत हो चुकी है कि अब मोदी जी का तिलस्म, इनका मैनेजमेंट और मैकेनिज्म अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि कोई वर्ग नहीं, ये जीत सिर्फ ऐसा नहीं कि एक वर्ग से हुई है, इस जीत में सहभागिता हर वर्ग ने जताया है, हर वर्ग की जीत इसमें शामिल है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपने देख लीजिए, आपने किसानों को देख लीजिए किस तरह खिलवाड़ किया, आपने जो भगवान आस्था का केंद्र रहते राम भक्त, उनको चंदा चोरी करके उनकी भावनाओं को कुठाराघात किया। दिल्ली की सड़कों में किस तरह देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे युवाओं को किस तरह डंडे से पीटे गए, किस तरह जातियां की गई, और अभी भी उसका नैरेटिव उल्टा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो अति है, उस अति की अंत की ओर जा रही है। और हम हमेशा कहते आए कि हमने कभी विरोध की भावना से, कभी बदले की भावना से कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया है। हमारा वही जो राहुल गांधी ने जो रास्ता दिखाया, हमारा मिशन वही, हम उसी मिशन में आम जनता की गरीब की आवाज उठा करके उसी दिशा में प्रयास करते रहेंगे। पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले में और भी अधिक सफलता हमें, हमारी पार्टी को मिलेगी। चलिए, घनश्याम जी का रुख करना चाहेंगे। घनश्याम जी, आपसे यही सवाल रहेगा, आपको क्या लगता है कहां कमी रह गई, क्या कहेंगे घनश्याम जी? देखिए, चुनाव में जीत हार ये रहती है, और जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा है, हार के बाद में हम सब लोग कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ कमी रही है और उसकी समीक्षा ये सब करते ही है, करेंगे। निवेदन ये करना चाहता हूँ कि देखिए, वो सीट कांग्रेस की थी,
कांग्रेस के पास ही थी। कांग्रेस के वहां से विधायक थे राजेंद्र भारती जी, और उनको संवैधानिक संस्थाओं ने किसी आरोप के तहत उनको हटाया, स्थान रिक्त हुआ। अब चुनाव हो गए, चुनाव में कांग्रेस वहां से जीत गई। अब केवल अपनी पीठ थपथपाना, अरे साहब हम जीत गए। अरे भैया आपने हमको थोड़ी ना हराया है, आप ही की सीट थी, आप जीते हैं। और दूसरा आप देखेंगे पिछली बार आपने लगभग 7,000 से ज्यादा मतों से जीते थे, अब कितने मतों से जीते हैं? 1,700 वोट। फिर भी हमको कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद मिला है। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है और उसमें जनता ये सर्वोपरि रहती है, और कहीं ना कहीं हम उसका आकलन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार वास्तव में जिस प्रकार से हमारे समाज के सब वर्गों का कल्याण कर रही है, एक आध जो है सीट अगर मान लो कांग्रेस जीतने का दम भरती है, तो हमने तो 29 की 29 सीटें लोकसभा की जीती हैं। अभी हाल ही में 3-3 राज्यसभा की भी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और इसलिए ये कहना साहब कि जनादेश हमारे साथ में कहीं कोई कमी रह गई होगी, उसको ठीक करेंगे और आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी जीते, इस हेतु कार्यकर्ता वहां कमर कस के काम करने वाला है। ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है। धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा, पवन जी आपके पास आऊँगा वापस। धर्मेंद्र जी, जैसे आज जो चुनाव परिणाम आए हैं, गुजरात का मांजलपुर, बिहार का बांकीपुर और मध्य प्रदेश का दतिया। गुजरात में तो चलिए ठीक है बीजेपी जीत गई, लेकिन जो बांकीपुर में जो रिजल्ट आया है, प्रशांत किशोर जीते हैं, या अपने यहाँ दतिया में जो रिजल्ट आया है, ओवरऑल जैसे अभी पवन जी कह रहे थे, चाहे वो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो, एथेनॉल का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जो कहीं ना कहीं मतलब जिन्होंने आम जनमानस को प्रभावित किया। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दतिया में भी उनका असर देखने को मिला। हालांकि ये कहा जा सकता है कि नहीं भाई वो तो एक स्थानीय चुनाव था, उसका इन सबसे क्या लेना देना, लेकिन लेना देना तो है, क्योंकि दतिया में भी तो जेनजी है, मतलब जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो सब देख रहे हैं, वो सब समझते भी हैं। और इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहाँ कमी रह गई? क्योंकि जोर तो देखिए पूरा लगाया, पूरी दम लगा दी बीजेपी ने, और कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत आजमा के देख ली, लेकिन जो आशीर्वाद है, आज चूंकि सावन का पहला सोमवार है, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद कह लें या माई पीताम्बरा का आशीर्वाद कह लें, वो कांग्रेस पे बरसा है। कैसे देखते हैं सर आप इसे, क्या कहेंगे? देखिए, हर सीट का मिजाज अलग होता है। दतिया विधानसभा सीट बुंदेलखंड में आती है और चंबल से लगी हुई है। चंबल की भिंड लोकसभा में आती है और है वो बुंदेलखंड में। वहाँ जातिवाद है, वहाँ पिछड़ापन है, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और वहाँ पर एक और दतिया के बारे में बताना चाहूँगा दर्शकों को कि दतिया मध्य प्रदेश का वो जिला है जहाँ यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा सरकारी सेवाओं में जाते हैं पढ़ लिख कर। वो डीएसपी बनते हैं, एसपी हैं, कई लोग अन्य प्रशासनिक सेवाओं में हैं जी। तो दतिया में पढ़ा लिखा वर्ग भी बहुत बड़ी संख्या में है। इस चुनाव नतीजे का एक आकलन हमको ऐसा करना चाहिए कि वहाँ पर जातिवाद को जनता ने हराया है। वहाँ राजपूत जाति के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी से, और उन्हें ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार को हराया है। दोनों राजनीतिक दल जाति की बात कर रहे थे, भाजपा ने भी उम्मीदवार बनाया, एक ब्राह्मण का टिकट काट के एक ब्राह्मण को दिया। तो आप ये देखिए कि जनता ने जातिवाद की राजनीति को नकारा है। वहाँ 5-6 हज़ार राजपूत समाज के लोग हैं, 28 हज़ार ब्राह्मण हैं। एक आकलन उसका, एक समीक्षा ये हुई जी। दूसरा, कांग्रेस के भी कांग्रेस को खुश होना चाहिए, लेकिन जैसा कि घनश्याम पुरोनिया जी ने कहा, कांग्रेस ने अपनी सीट को अपने पास रखा है। वहाँ भाजपा हारी नहीं है, भाजपा चुनाव नतीजा हारी है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सीट बरकरार रखी, इसलिए कांग्रेस बधाई की पात्र है। भाजपा उसको छीन नहीं पाई, इसके लिए भाजपा के मतलब प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम सब आकलन करेंगे और समीक्षा करेंगे। उन्होंने एक बड़ी बात अभी कही है, उनका एक वीडियो आया है, वो आप दिखाएंगे अभी जी, कि भाजपा में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब उन्होंने ये माना है कि कहीं अनुशासनहीनता हुई है या भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगी है। अब वो सेंध क्यों लगी, कैसे लगी, किसने लगाई, ये हमें आने वाले समय पता चलेगा। कांग्रेस को पता चल गया एक दिन पहले, उन्होंने राजेंद्र भारती को निष्कासित कर दिया जी। भाजपा अभी ये पता करेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ
भाजपा और कांग्रेस दोनों में बड़े फैसले होंगे। ये इस नतीजे का अलग परिणाम होगा। दूसरी बात रही बिहार की एक सीट की, बांकीपुर की। जी देखिए, हमको ये मानना चाहिए कि प्रशांत किशोर इस देश के बड़े एक्टिविस्ट हैं। उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था वो एकदम, प्रशांत किशोर एक नेशनल फिगर हैं और उनके खिलाफ जो उम्मीदवार लड़ा था वो तो उनका नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं देश में। जी फिर हर सीट की परिस्थिति अलग होती है। वहाँ पर भाजपा ने आखिरी टाइम में उम्मीदवार बदला, दतिया में भी बदला था। दतिया में तो घोषित नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ नामांकन भरने के बाद बदला था। बिहार चूंकि यहाँ से बहुत दूर है और मैंने उसका आकलन किया नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर जनता की आवाज़, युवाओं की आवाज़, पढ़े लिखे बच्चों की आवाज़ उठाते रहे जी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली और बिहार थोड़ा नज़दीक है, हालांकि दतिया भी दिल्ली से नज़दीक है जी। दिल्ली के मूवमेंट का कोई असर उस सीट पर हुआ है और हो सकता है भाजपा ने वहाँ प्रत्याशी चयन में कोई ज़्यादा जी उत्साह दिखाया हो। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे कि अभी पवन जी कह रहे थे कि मोदी का 3 M उन्होंने बोले बेसिकली, मोदी का तिलिस्म, बीजेपी का मैनेजमेंट और मैकेनिज्म, ये तीनों ही फेल हो गए। वो कह रहे हैं कि भाई ये तीनों फेल हो गए हैं और एक नई ही, मतलब कह सकते हैं कि एक हवा बह रही है, एक नई दिशा तय करेगी राजनीति की। उनसे ये पूछिए पवन पटेल जी, इसमें कांग्रेस कहाँ थी उस सीट पर? कांग्रेस की क्या स्थिति रही यदि मोदी का तिलिस्म टूटा? तो कांग्रेस का क्या है, क्या स्थिति कांग्रेस की जो नितिन नवीन वाली सीट है? जी पवन जी आप जवाब दे सकते हैं। जी पवन जी आपको आवाज आ रही है? आवाज मेरी? जी देखिए, अभी कई सारी चीजों में सबका जवाब दे। देखिए, आदरणीय पैगवार जी ने जैसे बोला कि स्थानीय चुनाव, सही बात है, कुछ मुद्दे स्थानीय के अलग रहते हैं, हर सीट की परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। लेकिन अब जिस तरह का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है, परिस्थितियां अलग अलग रहती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन उस परिस्थितियों में राम भक्त जितने होंगे, दतिया में भी होंगे, बिहार में भी होंगे, मध्य प्रदेश में हर सीट में राम भक्त होंगे। युवा है, जैसा आपने बोला, युवा हर सीट में होगा। बेरोजगारी की पीड़ा हर सीट के युवाओं को झेलनी पड़ रही होगी। तो अब ये चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एक दौर आने वाला है, वो दौर बहुत लोकल और ग्लोबल वाली चीजों में नहीं रहेगा। वो ज्वलंत मुद्दे जो हैं, जो ध्यान भटकाने का प्रयास है, वो अब चलने वाला नहीं है। आदमी जिस चीज को महसूस कर रहा है, आज आप बोल रहे हैं कि वो वर्ग, ठीक है, हम भी कह रहे हैं कि जातिवाद को अलग किया, क्योंकि ऐसा कोई जातिवाद है, जाति वर्ग है ही नहीं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया हो। अगर आप ब्राह्मण समाज को बोलोगे तो उसने, ब्राह्मण समाज भी समझने लगा है, उनके सामाजिक संगठन ने, कई बार मैंने देखा हो कि अब उस चीज की नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के जो बड़े नेता हुए, जैसे आप गोपाल भार्गव जी को ले लीजिए, नरोत्तम मिश्रा को ले लीजिए, अनूप जी को ले लीजिए, इन सबको इन्होंने साइड लाइन लगा दिया। पिछड़ा वर्ग पहले से कौर का है, हमेशा पिछड़ा वर्ग का कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो न जातिवाद बची है, न वर्गवाद बचा है, चाहे युवा हो चाहे किसान, हर वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का काम किया है। इसलिए जीत उसकी है, चाहे यहां पे हो चाहे बिहार में हो। ये जरूर आप बोल रहे हैं कि कुछ परसेंट तक लोकल परिस्थितियां उस चीज को करती हो जिससे बढ़ने और घटने का क्रम चालू हो जाता है। दूसरा, जो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जी बोल रहे हैं कि हमें तो कोई नहीं, भाई आपकी सीट थी, आप जीत गए, तो यही चीज तो मैं बोल रहा हूं कि अब इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, आ जाएगी, ये हार जाएंगे, यही बोलेंगे भाई पहले भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, फिर से बन गई, कौन सा नया हुआ है? केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, बन गई, भाई उन्होंने देश को आजाद कराया, उनकी सरकार बन गई। हम लोगों ने गद्दारी की, हम लोगों ने रामचंद्र जी का चंदा खाया, तो हम लोग हार गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इस तरह की बातों को हमेशा मानते रहना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि संगठन तो आपका बहुत मजबूत है, उसके पास इफरात पैसे हैं, आप प्रयास करिए, मैं आपको राय दे देता हूं, आप किसानों की मांग को पूरा कर दीजिए, आप पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे दीजिए, आप जो युवाओं को बेरोजगार, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वो 2 करोड़ रोजगार दीजिए। अब मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां पर डंडा पड़ा है ना, उस डंडे में अब देख लीजिएगा, कल से इनको रिलैक्सेशन पता पड़ने लगेगा। मूंग खरीदी में देखकर जब किसान आ गए तो मूंग खरीदने पे मजबूर हो गए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, अब बहुत जल्दी अमित शाह जी भी इस्तीफा देंगे। तो ये जनता की ताकत है, जब वो जनता अभी सीख चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको अपनी लड़ाई जीतनी है तो इनको इसी तरह से ताकतवर होकर के, इनको अपनी ताकत दिखा करके, क्योंकि तानाशाही के लोग हैं, ये गन चलवाएंगे, बंदूक चलवाएंगे, लेकिन हमारे देश और प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है कि जब अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, अंग्रेजों को भगा दिया, कि भारतीय जनता पार्टी जैसे तानाशाही के लोगों को भी भगाएंगे। जी पवन जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा समझ में आता है, अमित शाह से क्यों इस्तीफा चाहिए, मतलब उनसे क्या शिकायत है आपको? पूरा
इंटरनेशनल मीडिया लगा हुआ है कि किस तरह पुलिस वालों के ऊपर जुर्म हुआ। कोई व्यक्ति, मैं तो कहता किसी में दम है तो मेरी बातों का जवाब दे दे कि पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, युवाओं के ऊपर किसने पुलिस वालों को यह ऑर्डर दिया कि बिना वर्दी की जाके उनको मारने लगो, करंट लगे हुए डंडे से कैसे मारा गया। अब पूरी मीडिया बोली 95% गुंडे थे, तो अमित शाह जी क्या करे, तो उन गुंडों को कैसे परमिशन दे दी वहां पे आने के लिए, पत्थर से बड़ा ट्रक कैसे खड़ा हो गया। 30 दिन तक भारतीय जनता पार्टी कहां भाग पी करके सो रही थी, 30 दिन तक उसको क्यों नहीं जगा। अब जब जो घोषणा होने लगी कि अब मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे, तो बचने के लिए भैया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, कहीं अगर ये जेएनजी मोदी के ऊपर आ गए तब क्या जवाब देंगे। तो इन सबका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, दूसरी तरह का नैरेटिव चला रहे। लेकिन जो आदमी जवाब देने के लिए अभी घनश्याम जी हमारे पास है, लड़ाई लड़ने लगा है। ठीक है, घनश्याम जी से जवाब ले लेते हैं। जी घनश्याम जी, जवाब दीजिए पवन जी की बात का। वो बौखला रहे हैं और आप निश्चिंत रहें, आजादी में अगर कांग्रेस का योगदान रहा पवन जी, तो केवल एकमात्र उस समय का प्लेटफॉर्म था कांग्रेस, और उसमें देश भर के सब संभ्रांत लोग अंग्रेजों को हटाने का, भगाने का काम कर रहे थे। आपने नहीं भगाया केवल अकेले, इसमें करोड़ों असंख्य लोगों ने अपना योगदान दिया है। और आप सुनिए, अरे सुनिए, अभी मैं सुन रहा था आपको, आप सुनिए ना, आप सुनिए, आपने क्या भला किया देश का। अरे आपकी सरकारें नहीं देश में, देश आजाद होने के बाद आपने देश पर राज्य किया, प्रदेशों में राज्य किया, आपने गरीबों का भला किया, आपने किसानों का भला किया। आज किसान सम्मान निधि मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही है। आज गरीबों के सर पर छत देने का काम अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही। नरेंद्र मोदी की सरकार, आपके कार्यकाल में एक इंदिरा कुटीर आती थी, एक इंदिरा कुटीर अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन कर दे। आपके यहाँ पर गरीबों का कल्याण नहीं हुआ, आपने गरीबों का सफाया करने का काम किया। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में गरीबी हटाओ का नारा हुआ था, आपने गरीबों को हटाने का काम कर दिया। और युवाओं के कल्याण की बात, अरे जिस प्रकार से पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने काम किए, आपके नेतृत्व नहीं होते थे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में तो मुल्ताई में किसानों पर नहीं चुप आदत है, देखना ये सरकार आपकी थी। और मैं जिस मध्य प्रदेश के आता हूँ वहाँ पर आदत से मजबूर है। देखिए अभी इन्होंने क्या बोला, ये किसान किया एनसीआरबी की डाटा के हिसाब से 27 रुपए प्रति नहीं होंगे। देखिए इनकी आदत है, क्योंकि ठीक है घनश्याम जी प्रतिक्रिया सुनने की शर्त लगा लो, टाइम खत्म करेंगे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दिला करके अपनी पीठ ठोकने का ठीक है घनश्याम जी सुन लीजिए। ये चंदा राम भगवान देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे। ये चंदा चोर हुई टीवी में बैठ के बोलेंगे। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी चलिए आप एक टिप्पणी कर दीजिए। राम का चंदा चोरी करेंगे। अरे चंदा चोरो, सबक लो, जनता के हित में काम करो, बस यही मेरी आपको एक राय है। विपक्षी दल, सहयोगी दल, जो भी समय हमारे पास कम है, जनता के हित में काम करिए। झूठे सपने जो दिखाए थे, 2 करोड़ रोजगार देना चालू करिए, किसानों की आय दुगनी कर दीजिए, लाडली बहना को 3000 दे दीजिए, ओबीसी को 27% आरक्षण दे दीजिए। ये नहीं करोगे तो यही हालत होगी। ठीक है घनश्याम जी आप जितना आपकी करो, बोला था ना मैंने, हिम्मत नहीं सुनने की। मैं तो डंके की चोट चलिए ठीक है डिबेट कर लो। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर जवाब, हालांकि घनश्याम जी ने जो बोलना शुरू किया था तो वो कह रहे थे ये बौखलाहट है। अब हम बोले थे ना, घनश्याम जी बोले जा रहे हैं। इनको सिखाया जाता है कि जहाँ पे जवाब न ठीक है बोलते रहो, ये वही कर रहे हैं। चलिए धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे, धर्मेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। जी धर्मेंद्र जी धर्मेंद्र जी बोलिए। मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस चुनाव जीती है और उपचुनाव माना जाता है कि सरकार या जो पार्टी सत्ता में रहती है वो जीतती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हालांकि आज कहा है कि वो इसकी समीक्षा करेंगे और निश्चित तौर पर उनको समीक्षा करनी चाहिए कि उनसे कहीं तो चूक हुई है। वो कौन सा सर्वे था, कौन सी एजेंसी थी, वो कौन से कारण थे कि वहाँ प्रत्याशी चयन गड़बड़ हुआ या प्रत्याशी ठीक हुआ तो कहीं किसी रणनीति में गड़बड़ हो गई या
कोई प्रबंधन में चूक हुई, या भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को दतिया की जनता तक उस तरीके से नहीं पहुंचा पाई जो पहुंचाना था, और यदि पहुंचा पाई तो अपने उसको वोट में तब्दील नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से अन्य राजनीतिक दलों से काफ़ी आगे है जी। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपनी इस गलती को या जो गलतियां हुई हैं उसकी समीक्षा करेगी। और मुझे लगता है कि जैसा अभी डॉक्टर मोहन यादव जी का और हेमंत खंडेलवाल जी का बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर दतिया की हार की समीक्षा करेगी, वहाँ जो कमियां हुई होंगी उसको दूर करने की कोशिश करेगी, और उनको करना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने वहाँ एकजुटता से चुनाव लड़ा और उसके अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वहाँ काफ़ी मेहनत की है, ये तथ्य भी किसी से छिपा नहीं है। और ये जो मोमेंटम बना है कांग्रेस का, इसको बना के रखना पड़ेगा 2028 तक, मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। नहीं, मोमेंटम बना या नहीं बना देखिए, वो तो कल पता चला कि राजन भारती भाजपा से मिले हुए थे। आज जैसे ही वो कुछ आया तो उमंग सिंघार जी का बयान आने लगा, उमंग सिंघार जी भाजपा के किसी नेताओं पर वो करने लगे। तो क्रेडिट लेने और क्रेडिट किसी को नहीं लेने देने की कोशिश भी कांग्रेस में हो रही है कि कांग्रेस में यदि कांग्रेस जीती है बाई इलेक्शन तो कांग्रेस में किसी नेता को क्रेडिट नहीं मिले, फला को नहीं मिले, मुझे मिल जाए या तीसरे को मिले, बिल्कुल इसकी कवायद तो आज सुबह से ही शुरू हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उपचुनाव का जो नतीजा आया है वो किसी के लिए दर्द लेकर के आया है और किसी के लिए दवा बन गया है। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं इस नतीजे ने संजीवनी की तरह काम किया है, नई ऑक्सीजन की तरह काम किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो ऑक्सीजन है ये 2028 तक कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचाती है और 28 के चुनाव में कांग्रेस किस तरह का परफॉर्मेंस दे पाती है। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।